आज बहुत सारे बच्चे नए नए दिख रहे हैं। मतलब बड़े दिनों बाद देख रहे हैं। न्यू ड्रेस किसकी? चलो, उमंग था अपना कुछ। हाँ, क्या था? नहीं किया क्या? तेरी हो क्या? नहीं, कुछ उमंग दिया था नहीं दिया था? क्या था? 6 7, दो दो, 8 भी है। अरे यार, आराम से आराम, चिल्लाओ नहीं। 6 बोला क्या तुमने? 6 भी है। चलो, एक दो तो निपटाई देते हैं आज। शांत। डिजिटी 6 का आंसर ले लो जल्दी जल्दी। चलो, फर्स्ट का बॉम्बे नहीं है क्या? सेकंड का बॉम्बे। थर्ड का आगरा। बस बात नहीं करो। फोर्थ का, चेन्नई। फिफ्थ का दिल्ली। सिक्स का, आगरा। सेवेंथ का दिल्ली। सेवेंथ नहीं है क्या? हाँ, बता रहा हूं। देर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस। 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 चॉइसेस हैं। ठीक है ना? तो टोटल तरीके इनको मार्क करने के, इसको मार्क करने के कितने तरीके? 4। इसको मार्क करने के 4, इसको मार्क करने के 4। टोटल 64 तरीके होते होते नहीं होते? अब उसने बोला ऐसे कितने वेज होंगे इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। सारे आंसर सही हो जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे आंसर सही करने का एक ही तरीका तो होगा, तो वो अलग केस मैनेज कर दो। उसने कहा कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें किसी बच्चे के सारे आंसर सही ना हो। तो टोटल आंसर मार्क करने के तरीके इतने। उसमें से एक केस वो होता जब उसके सारे सही होते। नहीं आया? तो एक केस माइनस करना पड़ेगा। नहीं है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा? चला आगे, बोल दो। एट्थ का बॉम्बे आया नहीं आया? नाइन्थ का बॉम्बे। 10th का नहीं दिया था ना? नहीं दिया था ना? 11th का, बॉम्बे। और 12th का आगरा। 13 का चेन्नई। चेन्नई दिया था ना? 14 का बता रहा है। आराम से आराम से। हाँ, पहले तुम लोगों को कार्ड्स आते हैं क्या? नहीं आते? शांत। इसमें नेट चलता है क्या? कार्ड्स टोटल 5। क्या लिखूं इसमें? शांत। बस, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके तो देख लेना। आ गया ना? 152 डे। चलो, बात कम करो यार। हाँ, सही है। ठीक है। बस, एक 52 डेक ऑफ कार्ड में, बस, ये टोटल कितने पत्ते हैं? 52। ठीक है ना? इसमें आराम से, ठीक है, कुल मिला के तुम्हारे पास 4 सूट्स होते हैं।
ठीक है, इसको कहते हैं हुक्म हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेड। इसको हार्ट्स, इसको क्लब, और इसको डायमंड, ईट। चलो, हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं, इक्के को 1 मान सकते हो, 2 3, क्लियर द कंटेंट। इक्के को 1 मान लो, 1 2 3 से लेके कितना? 10 11 12 13। हर एक के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, इसलिए टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52। बोलो। तो टोटल एक डेक में कितने किंग होंगे? 4। 4 क्वीन होंगे, 4 जैक होंगे, सभी पत्ते 4-4 बार होंगे। टोटल ब्लैक पत्ते, पेड़ का कलर ब्लैक होता है, क्लब का कलर ब्लैक होता है, हार्ट का कलर रेड, डायमंड का कलर रेड। तो टोटल ब्लैक पत्ते, टोटल ब्लैक पत्ते कितने होते हैं? 26। टोटल रेड पत्ते भी कितने होते हैं? 26। इसमें आता है, इनमें फोटो बनी होती है, इनको कहते हैं फेस कार्ड्स। जिनमें फोटो बनी होती है उनको क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स। कितने फेस कार्ड होते हैं? हर एक सूट के 3-3, 3 चौके 12, 12 तुम्हारे क्या होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना? तो मैं पढ़ा दूं, घर पे आके ले लेना, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन अच्छा है। हमने दो 52 कार्ड के डेक लिए और इनको मिक्स कर दिया, तो तुम्हारे पास 104 पत्ते आ चुके हैं, आ चुके हैं। अब तुम्हें अच्छा ये बताओ, इन 104 पत्तों में स्पेड के किंग कितने होंगे? 2 स्पेड के किंग होंगे। इसमें डायमंड के एस कितने होंगे? 2 डायमंड के एस होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक बंदे को 26 पत्ते देने हैं और उस बंदे के पास कोई भी 2 कार्ड ऐसे नहीं होने चाहिए जिसका सूट एंड डिनोमिनेशन दोनों सेम हो। है ना, जो नंबरिंग होती है ना, A 2 3 4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेशन। ये जो नंबर होता है, सूट वही स्पेड क्लब हार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि हमें एक बंदे को 26 पत्ते देने हैं और उसके पास कोई भी 2 पत्ते ऐसे ना जाएं जिसका सूट और डिनोमिनेशन दोनों सेम हो। मतलब किसी भी एक बंदे के पास दोनों स्पेड के किंग नहीं जाने चाहिए, दोनों डायमंड के एसेस नहीं जाने चाहिए। तुम्हारा काम क्या है? अगर उसने कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया होता तो सीधा 104 में से 26 पत्ते देने के इतने तरीके होते होते। लेकिन उसने एक, समझ गए ना, एक दिक्कत दे दी कि 2 सेम टाइप के पत्ते उस पर नहीं जाए। चलो, तो अब बताओ, इन 104 में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कितने पत्ते हैं? इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पत्ते तो अपने पास 52 ही होंगे। तो इन 52 टाइप में से 26 टाइप पहले मैं सिलेक्ट कर लूं कि कौन से 26 टाइप ऑफ पत्ते मैं उस बंदे को दूंगा। मान लो मैंने सिलेक्ट किया कि भाई मैं स्पेड का किंग दूंगा, हार्ट का एस दूंगा, क्लब के क्वीन दूंगा। ठीक है ना, ये ऐसे मैंने 26 पत्ते सिलेक्ट कर लिए, ये 26 पत्ते मैं उस बंदे को दूंगा। अब मैं स्पेड का किंग उस बंदे को देने गया, तो फिर सवाल उठेगा कि मेरे इसमें 2 स्पेड के किंग है, तो कौन सा वाला स्पेड का किंग दूं? इस वाले डेक का कि इस वाले डेक का? तो एक स्पेड का किंग देने के 2 तरीके हैं। पिछला पहले मैंने ये डिसाइड किया कि टोटल मेरे पास जो 52 पत्ते थे उसमें से कौन से 26 पत्ते मैं उस बंदे को दूंगा। पहले मैंने वो सोच के तैयार कर लिया। तो मैंने सोचा भाई उसको मैं ये वाला एक पत्ता दूंगा, इसका एक पत्ता, इसका एक पत्ता, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया। अब मुझे उसको एक स्पेड का किंग देना है, तो क्वेश्चन उठेगा कौन सा वाला स्पेड का किंग, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 स्पेड के किंग होंगे ना। फिर तुमने सोचा मैं उसका हार्ट का एस दूंगा, तो फिर क्वेश्चन उठेगा कौन सा वाला, इस वाले का कि इस वाले का। फिर तुमने सोचा मैं उसको क्लब का क्वीन दूंगा, कौन से वाले का? नहीं आया, नहीं आया।
आएगा 52 C 26 2 की पावर 26 नहीं, बिल्कुल नहीं आया। बोलो यार। क्या है? इसलिए 14 का कितना आएगा? आगरा। ये नहीं हुआ था कितने लोगों पे? चला आगे, थोड़ा बताया होगा यार। चलो 15 का बॉम्बे, 16 का, 17 का नहीं, 18 का आगरा। ये नहीं है क्या? इसमें क्या दिक्कत है? There are 12 vacancies. There are 25 candidates, in which 5 of them are scheduled caste. If 3 of the vacancies are reserved for scheduled caste candidates, while the rest are open to all, then the number of ways in which the selection can be made. इसमें क्या दिक्कत है? 3 वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट के लिए है। टोटल कितने कैंडिडेट्स है? टोटल 12 वैकेंसीज हैं। 5 ऑफ दम आर शेड्यूल कास्ट ना, तो 5 बंदों में से 3 वैकेंसी पहले उनकी भर दे, 5C3, तो 3 वैकेंसी उनकी फिल हो गई। अब टोटल कितने बंदे थे? 25। अब इन 25 में से जो 22 बंदे बचे वो ओपन टू ऑल है, तो सीधा कितना आएगा? 22C9। तो क्या दिक्कत है? ठीक भी नहीं आया था साड़ा सा। हम्म, चला के चलो 19 का आगरा, 20 का चेन्नई, 21 का बॉम्बे, 22 का बॉम्बे, 23 का आगरा, 24 का बॉम्बे, 25 में नहीं दिया होगा। हाँ, 26 27 दी देगा? नहीं देगा, कल ये ना 26 का, 25 अभी नहीं आएगा, 26 का, 27 का, 85। इससे एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी है। और कौन सा दिया था? CCT7 कल दिया था ना, मतलब परसों। हटा तो क्या? पक्का? चलो अगला जाओ। CCT7 कौन कौन सा दिया था? फर्स्ट का, दिल्ली, सेकंड का, थर्ड का, थर्ड दिए थे क्या मैंने? हाँ, थर्ड का बॉम्बे नहीं आया हो क्या भाई? पैलोग्राम और रेक्टेंगल एक ही बात है। 4 set of parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. 4 set of parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. वही एक पैलोग्राम बनाने के लिए भी जैसे रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए होता था? 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C2। और 3 18। एक पैलोग्राम भी कब बनेगा? जब तुम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लो और 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर लो, तो एक पैलोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। नहीं है क्या? थर्ड का बॉम्बे, और कौन सा दिया था? पांचवे का बॉम्बे, 6 का क्या आया था? ये नहीं आया होगा। गिवन, हाँ आराम से गिवन 6 लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस 2 3 4 5 6 7। समझना? इन लेंथ का यूज करके हम कितने डिफरेंट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। पहले मैंने कहा कि इन 6 में से तुम कोई भी 3 लेंथ ले लो तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। मान लो मैंने ये कहा कि इन 6 में से तुम कोई भी 3 लेंथ ले लो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन मान लो एक लेंथ तुम लेते 2,
एक लेंथ लेते तुम 3, और ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स शुड बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। ये तो बताया ना, कोई भी ट्रायंगल कब बनता है? जब दो स्मॉलर साइड्स का सम मिलकर थर्ड साइड से बड़ा हो। सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा नहीं पढ़ाएगा अभी? सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, और एनी टू, तो अगर दो छोटे वाले साइड्स का सम अगर लार्जेस्ट साइड से बड़ा हो गया तो बाकी किसी भी दो का सम तीसरे से बड़ा हो ही जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, अगर दो छोटे छोटे साइड मिलकर अगर सबसे बड़े वाले साइड से भी बड़ा निकल गए तो बाकी तो केसेस हो ही जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। तो अगर तुम दो साइड 2 और 3 लो, ठीक है, तो अगला साइड क्या क्या लूं ताकि ट्रायंगल नहीं बनेगा? अगर तुम 2 और 3 लोगे, तो अगर तीसरा साइड अगर तुम 5 लोगे तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा? क्यों? क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स यहां बराबर आ रहा है थर्ड साइड के, एक लेंथ 2, एक लेंथ 3 और एक लेंथ 5, देखो ट्रायंगल थोड़ी बन पाएगा। 2, 3 और थर्ड अगर मैं 6 ले लूं तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम इससे देखो बड़ा है क्या? नहीं है ना। एक में 2 और 3 लूं और अगला 7 ले लूं तो ट्रायंगल बनेगा क्या? तो 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, ये जो तीन ट्रिपलेट्स आए इनसे ट्रायंगल पक्का नहीं बनता। नहीं आया। ये पहला केस था जब मैंने 2 और 3 लिया, तो 2 और 3 लिया तो उसके साथ 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अगले लिखते हैं 2, 4 के साथ बताओ कौन कौन ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा? 5 करेगा कि नहीं करेगा? 5 ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। कौन नहीं करेगा? 6 नहीं करेगा और 7 नहीं करेगा। 2, 5 के साथ कौन नहीं करेगा? 7। 2 वाले सारे केस हो गए। अब 3, 4 के साथ कौन नहीं करेगा? 7। तो कितने केस आए जिसमें ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 63 में से ये 7 केसेस ऐसे थे जिससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा था। पिछला मैंने क्या किया? हमने उल्टा कर लिया, हमने कहा 6 में से तुम कोई भी 3 ले लो, ट्रायंगल बनता। अब कौन से 3 से ट्रायंगल नहीं बन रहा था वो वाले केसेस हमने सेपरेट कर दिए। नहीं आएगा तो बोलो यार, नहीं। चलो आगे चले। चलो 7th का नहीं भाई, अभी बताया। A parallelogram cut by n two set of m lines, ठीक है, cut by two set of m lines parallel to its sides। देखना अच्छा क्वेश्चन है। एक पैलोग्राम है, एक पैलोग्राम था, इसको दो सेट ऑफ, पहला सेट ऑफ m लाइंस, पहला सेट ऑफ m लाइंस और सेकेंड सेट ऑफ m लाइंस, सेकेंड सेट ऑफ m लाइंस इसने कट किया। तो अब इनको ज्वाइन करके हम कितने डिफरेंट पैलोग्राम बना सकते हैं? वापस से पैलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब गौर करना कितने वर्टिकल लाइंस हैं? m तो ये हो गए, और ये पहले से ही था, ये पहले से ही था, तो कितने वर्टिकल लाइंस है तुम्हारे पास? m प्लस 2 वर्टिकल लाइंस है। तो उसमें से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करो। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करने के भी कितने तरीके होते? m प्लस 2 c2। चला, पहले से ही एक पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें m पैरेलल लाइंस वर्टिकल थे, m पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल हमने डाले, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस m प्लस 2 हो गए होंगे ना? नहीं आएगा? पूछ लो, क्या नहीं आया? सच बताओ, नहीं आएगा? आंसर कितना आएगा? चुनी इधर गया।
7th का चेन्नई। और कौन सा दिया था? 8th का दिल्ली। और कौन दिया था? 9th का दिल्ली। 10th का बॉम्बे। 11th का बॉम्बे। 13 का चेन्नई। चेन्नई की दिल्ली। चेन्नई ना। 14 का 15 का नहीं आएगा। 15 नहीं आएगा। और कौन सा दिया था? 16 का बताना है ना। 16 में क्या है ऐसा? बस 16 क्या है? देर आर m पॉइंट्स शांत on a straight line AB. There are m points on a straight line AB and n points on the line AC. N points on the line AC, है ना? None of them being the point A. यहां पे कोई भी पॉइंट नहीं है ना? Triangles are formed, triangles are formed with these points as vertices. पहला when A is excluded, दूसरा when A is included. ये क्या है? क्या रेशियो पूछा है क्या दोनों का? रेशियो पूछा होगा। तो कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं जब ये एज अ पॉइंट हमें लेना है या ये एज अ पॉइंट हमें नहीं लेना है? क्या बोल रहे हैं? नन ऑफ दिंग बीइंग द पॉइंट ए। अच्छा पॉइंट ए अलग है ना। एम पॉइंट सी हो गए, एन पॉइंट सी हो गए ना। तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे व्हेन ए इज एक्सक्लूडेड? ए को हमें नहीं इंक्लूड करना। तो अगर ए को इंक्लूड नहीं करना तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए उनको कितने पॉइंट चाहिए? 3। तो केस बनेंगे, 2 यहां से उठाओ, एक यहां से, या 2 यहां से और एक यहां से। तो कितना आएगा बताओ? MC2 इंटू NC1। 2 पॉइंट यहां से उठाए, 1 पॉइंट यहां से उठाया, या 2 पॉइंट्स यहां से उठाओ NC2 और 1 पॉइंट यहां से उठाओ MC1। ये वाला केस है जब हमने ए को इंक्लूड नहीं किया। आ रहा है? अगला केस, मान लो अगर हमें ए को इंक्लूड करना ही करना है तो 1 पॉइंट तो हमने ए ले ही लिया, ले लिया, 2 और लेने हैं। क्या वो दोनों यहां से हो सकते हैं क्या? अगर दोनों यहां से ले लिए और एक ए भी यहीं से है तो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। तो वो दोनों पक्का एक यहां से होगा और एक यहां से होगा। तो यहां से एक लेने का MC1, यहां से एक लेने का MC। क्या करना है? दोनों का रेशियो ये पूछा है क्या? सच आ रहा है? m इंटू m माइनस 1/2, m इंटू m माइनस 1/2 इंटू n प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू n अपॉन mn। तो mn से mn निपटता, बोलो 2 कॉमन जाता, बोलो क्या बचता? m प्लस n माइनस 2 बचता ना। ये बचेगा। कुछ गड़बड़ किया क्या उन्हें? कुछ और पूछा होगा मुझे लग रहा है। अच्छा वो इनने वो लग किस लिए है? मतलब ए को जब नहीं लेना और ए को जब ले सकते हो, ऐसा होगा ये क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में ए को ले सकते हो तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट आएगा, तब आंसर आएगा शायद। सेकेंड पार्ट ऐसा मान लो, ए पार्ट ए ले सकते हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, प्लस एक केस और ऐड हो जाएगा, तब आंसर आएगा वाला। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया ना? n प्लस MC3 माइनस माइनस MC3, हाँ सही आएगा। हाँ सेम आएगा, सेम ही तो आएगा। फिर आगे कुछ तो बोलो यार, नहीं है क्या? चलो बात कम करो, अगले पे आ जाओ। 17 का 17 बहुत ही सही क्वेश्चन है, ध्यान दो।
17 क्या है? देर आर n फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। बात कम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n पॉइंट्स एक सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर जॉइंड टू एवरी वन remaining 8 points by a straight line, and the points are so positioned on the circumference that at most two straight lines meet in, yeah, positioned on the circumference that at most two straight lines meet in any interior point of the circle। इसका मतलब ये है कि तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। मीन्स ये जो पॉइंट्स है वो कुछ ऐसे असेंबल्ड हैं कि जो लाइंस बनेंगी उनमें कोई भी तीन कॉन्करेंट नहीं होंगी। देखो यही तो कह रहा है, these points are so positioned on the circumference that at most two straight lines meet in any interior point, कि किसी भी इंटीरियर पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा दो ही स्ट्रेट लाइन ही मीट कर पा रही है, मतलब तीन नहीं मिल पा रही, मतलब तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। द नंबर ऑफ सच इंटरसेक्शन पॉइंट इज, तुम लोग क्वेश्चन है क्या कि इसको तुम अगर हर दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, वैसे सिमिलरली इसको भी करते, वैसे सिमिलरली इसको भी सबसे करते, समझ आ रहा है? तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते जो यहां तुम्हें दिख रहे होंगे। यही पूछना चाहता है कि ऐसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां एग्जिस्ट करेंगे। देखो बहुत ही सही लॉजिक है इसका। और करना, हम पहले एक किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किन दो लाइन से मिलता? एक इस लाइन से और एक इस लाइन से मिलता। मैं कह रहा हूं ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस वाले क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बोल सकता हूं, मैंने देखा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किन दो लाइंस का है? इसका और इसका। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कह सकता हूं ना। जैसे अगर मैं इन दो लाइन को ज्वाइन करता तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाले क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? नहीं आया। तो क्या मैं हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसका है? इसका और इसका। तो वो इस वाले क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट इंटरसेक्शन है। तो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं किसी ना किसी क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकता हूं। हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं किसी ना किसी डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकता हूं। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने क्वाड्रेटल होंगे होंगे या उल्टा कहें, जितने क्वाड्रेटल होंगे उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। और 9 पॉइंट्स को ज्वाइन करके तुम कितने क्वाड्रेटल फॉर्म कर सकते हो? 9c4। तो जितने तुम क्वाड्रेटल फॉर्म कर पाओगे उतने डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें मिलेंगे। यहाँ समझ में आ गया? नहीं हो सकता, नहीं आता ये समझ में आया? हमने क्या करा, हमें ये गिनने थे कि यहाँ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने कहा कि भाई हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं किसी ना किसी क्वाड्रेटल के डायगोनल्स का पॉइंट कह सकता हूं। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने क्वाड्रेटल, या उल्टा कहें जितने क्वाड्रेटल उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कितने क्वाड्रेटल होंगे वो हम जानते ही हैं। नहीं आया? कुछ तो बोलो, सच में आया? लेकिन ध्यान देना ये आंसर तभी आया जब कोई भी तीन लाइंस कॉन्करेंट नहीं थी। देखो उसने कहीं लिखा था ना, एटमोस्ट टू स्ट्रेट लाइंस मीट इन एनी इंटीरियर पॉइंट, मतलब कोई भी तीन लाइंस ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर कट कर गए, तो फिर ये काम नहीं कर पाता।
समझ गए ना? थोड़ा बताया, मैं ज़्यादा गंदा नहीं कर रहा अभी, इतना आ गया होगा आगे, आगे। अगला कौन सा? 18। given 11 points out of which 5 lie on one circle, 5 lie on one circle and बाकी जो 6 हैं वो रैंडम है, शांत। क्या बोला गया है? then the maximum number of circles that can be drawn so that each contains at least 3 of the given points। तो ये नंबर ऑफ सर्कल ही तो पूछेंगे, नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? एक सर्कल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 3। बट अगर तीनों तुम इसके लोगे तो क्या वो सर्कल बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा, एक तो बनता। यही नहीं है तुम लोगों को, यही पूछ रहे हो ना? तो क्लास का क्वेश्चन नहीं है। एक सर्कल बनाने के लिए कोई भी 3 पॉइंट ले लो, तो 11 में से कोई भी 3 ले लो। बट अगर तीनों इसमें से होते तो क्या सर्कल बनता? क्या एक तो बनेगा ना? ये तुम लोग को आता नहीं आता भाई? आगे अगला कौन सा? 21। बहुत अच्छा, नहीं आया होगा। हाँ ऐसे कुछ आता है। क्वेश्चन देखना क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच n लाइंस आउट ऑफ विच no two are concurrent डिवाइड्स द प्लेन। बस पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्लेन है, ठीक है ना? नंबर ऑफ, कहां गया? नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच n लाइंस आउट ऑफ विच no two are, no three होगा वो, no three are concurrent डिवाइड्स अ प्लेन। मतलब देखो क्या है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में तुम्हें कितने पार्ट दिख रहे हैं? एक पार्ट दिख रहा है बड़ा वाला, एक ही पार्ट है ना अभी। हेलो, अगर मैं एक लाइन बनाऊंगा, इसके कितने पार्ट हो गए? तो पहले ही एक था, एक बढ़ गया। अगर मैं एक और लाइन बनाऊंगा तो कितने पार्ट दिख रहे हैं? 4। ऐसा मानो 2 पार्ट बढ़ गए। 2 लाइन अगर हमने बना दिए तो टोटल कितने पार्ट हो गए उसमें? 4। अगर मैं 3 लाइन बनाऊंगा तो कितने पार्ट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट दिख रहे नहीं दिख रहे? बोलो कुछ तो 4 पहले थे तो 3 पार्ट एक्सटेंड हो गए। और एक और लाइन अगर मैं बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा मेरे को पॉइंट एडिशन लेना है, कुछ ऐसा बना दूं। गिनना कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ ज्यादा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। करे आना चाहिए ना? हाँ। कुछ पैटर्न दिखा, कुछ पैटर्न दिखा। जब एक लाइन हमने ड्रॉ किया तो 1 + 1 कितने पार्ट हो गए? 2 लाइन ड्रॉ किए तो सीरीज यहां तक गई। 3 लाइन ड्रॉ किए तो सीरीज यहां तक गई। 4 लाइन ड्रॉ किए तो सीरीज यहां तक गई। तो अगर मैं n लाइन्स अगर ड्रॉ करूंगा तो ये सीरीज कहां तक जाएगी? तो टोटल कितने पार्ट में प्लेन डिवाइड होगा? 1 + n × n+1/2। कितने पार्ट में ये इसको डिवाइड कर देगा? नहीं आया? नहीं चला क्या? क्वेश्चन क्या था कि अगर हम n लाइन से अगर ड्रॉ करेंगे तो मैक्स टू मैक्स एक प्लेन के हम कितने पार्ट कर सकते हैं? तो पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो देखा 2 पार्ट आ गए। 2 लाइन ड्रॉ करे तो देखा 4 पार्ट आ गए। 3 लाइन ड्रॉ करे तो देखे 7 पार्ट आ गए। तो बढ़िया पैटर्न चल रहा था, तो इसी पैटर्न को हमने एक्सटेंड कर दिया। नहीं आया? कुछ तो बोलो यार। तो नहीं पढ़ाई करोगे तो अंदर से गिल्ट होगा ना, और वो गिल्ट को तुम नहीं संभाल पाओगे। उसका एक ही तरीका है, सोचो कम
पढ़ो ज़्यादा, पूछो बस, सोचते रहोगे तो हो गया काम। चलो पढ़ो, बताया, आगे चलें। कहाँ पहुँचे? दिया था मैंने, 22 दिया था क्या? नहीं दिया होगा रे, दिया था क्या? नहीं बना होगा, गंदा है वो तो यार वो, बता दें, चलो अभी यार टाइम लगेगा उसमें बहुत। आगे चलें, 23 पे आ जाओ। 23 हो गया क्या? और कौन सा दिया था? 24 दिया था क्या? नहीं दिया होगा। 24 आज पढ़ाना है मेरे को, नहीं दिया होगा अभी, आज पढ़ाएंगे अपन, आज पढ़ेंगे। 25 पे आ जाओ, 25 का तो नहीं, ये तो क्लास के था। 26 का, 26 का बॉम्बे, ये तो स्ट्रेट लाइन में आया होगा, ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में नहीं आया था क्या अभी तक? Number of points with integral coordinates that lie inside the triangle whose coordinates are this and this. समझ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, देखना बहुत आता है ऐसा। कितने इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे? 0 0, बात कम करो। 21,0, 0,21, बात कम करो। ठीक है, चलो देखना इसको करने का तरीका क्या होता है। क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना जानता हूं क्या? एक्स इंटसेप्ट भी 21 है, वाई इंटसेप्ट भी 21 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 21, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, पता ना भाई। अब मुझे ये पता करना है कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट माने क्या? इसमें एक्स और वाई दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। गौर करना, मैं क्या कर रहा हूं, एक एक डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच रहा हूं। ये होता y इक्वल टू 1 लाइन, ये होता y इक्वल टू 2 लाइन, ये होता y इक्वल टू 3 लाइन, ये होता y इक्वल टू 4 लाइन। मैंने हर एक 1 यूनिट के डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी। अभी क्यों खींची समझ में आएगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1, और y अगर 1 होगा तो x कितना होगा? बोलो 20 होगा। क्या तुम येलो कोऑर्डिनेट बता सकते हो कितना होगा? y कितना है 2, तो x कितना होगा बताओ? 19,2। क्या तुम येलो बता सकते हो? 18,3। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 3 में अपन को पैटर्न दिख जाएगा। अब गौर करना, अगर ये पॉइंट 20,1 है, क्या मैं कह सकता हूं दैट 1,1, 2,1, 3,1 अप टू 19,1 ये सारे अंदर होंगे? सोच लो, अगर ये पॉइंट 20,1 है तो 1,1, 2,1, 3,1, 4,1 अप टू 19,1 ये सारे ट्रायंगल के अंदर होंगे। नहीं दिख रहा क्या? तो इस लाइन के ऊपर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आ गए जो इस ट्रायंगल के तुम्हें अंदर दिख रहे हैं? 19, 1,1 से 19,1, 19 पॉइंट हो गए ना। ये 19,2 है, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2 अप टू कितना 18,2 इसके अंदर होगा, 19,2 जस्ट ऊपर होगा। तो अंदर कितने पॉइंट्स आए? कितने पॉइंट्स आए? नहीं आ रहा क्या? ये अगर 18,3 है तो 1,3, 2,3, 3,3 अप टू कितना 17,3, इस वाले लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे? 17। क्या कोई पैटर्न दिखा? बोलो, नहीं आ रहा क्या? ये पॉइंट कितना होता बताओ? 1,20। ये पॉइंट कितना होता बताओ? 2,19। यहां कितने पॉइंट आते? एक। 1 से लेके 19 तक का सम n इंटू n प्लस 1
बाई 2 नहीं आया होगा। मैंने क्या क्या किया, हमें ये पता करना था इस ट्रायंगल के अंदर कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहले मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची, ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट था ये निकाल लिया। इससे मुझे ये अंदाजा लग गया कि बीच में कितने पॉइंट्स रहे होंगे, और फिर देखा तो बढ़िया पैटर्न बन गया। तो बोलो, बिल्कुल यहाँ आगे। बस और तो नहीं दिए ना, अब कल करेंगे, अपन पढ़ेंगे अब। थोड़ा बताया, सॉरी, शांत जाओ, लो, कल कर दूंगा बाकी ना। आया थोड़ा, भाई लॉजिक आया नहीं आया। तो क्या चल रहा था अपना, ज्योमेट्रिकल। तो वो कुछ करो क्या, हटा दो ना, अब रहे हो क्या। आगे चले, पक्का। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले, देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं, जैसे ये सब टॉपिक्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, और भी चार पांच चीजें, या तो मैं हर एक को डेप्थ डेप्थ में कराऊं, या पहले सबको मीडियम डेप्थ तक करें, लास्ट में कौन सा सही रहेगा, क्योंकि क्योंकि फिर वो मिक्स क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिर वो दिक्कत वैसी होगी। ठीक है ना, जैसे भी दो चार कंसेप्ट इसमें रह गए हैं, तो अपन वो क्या करेंगे, लास्ट में कर लेंगे, एक बार मैं सारे कंसेप्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ तुम लोग, उसके बाद ठीक है। मतलब कुल मिला के तुम मत सोचो ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये है कि कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने अभी इसमें छोड़ दिए हैं, वो अपन लेंगे, टेंशन मत लेना। चलो, चलो अपन ब्रेथ वेस्ट चलते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं और, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, काफी अच्छा, सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, काफी अच्छा है, बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट है, काफी कंफ्यूजिंग होता है, आराम से। ठीक है, मान लो तुम पांच लोग, पांच दोस्त स्पेस में गए हो, स्पेस में गए और तुम्हें बाहर फेंक दिया, और सूट पहने हो तुम लोग बढ़िया, और हम लोग वापस आ गए, ठीक है, आराम से। और मैंने तुमसे बोला, तुम इसमें नेता हो, तुमसे बोला कि अपने चारों दोस्तों को एक रो में खड़ा करो, एक रो में खड़ा करो, ठीक है। अगर तुम, ठीक है, और मैं तुमसे पूछूंगा कि इन चारों दोस्तों को रो में खड़ा करने के कितने तरीके हैं, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें वापस ले आएंगे, नहीं तो वहीं छोड़ देंगे। उसने मेहनत करी बड़ी, उसने पहले सबको खड़ा किया ABCD, फिर उसने खड़ा किया ACBD, ऐसे बहुत तरीके से उसने कहा सर इन चारों को रो में खड़ा करने के टोटल 24 तरीके आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है।
4 लोगों को रो में अरेंज करने के 24 तरीके होंगे होंगे। तुमने कहा सही है, बट इतना आसान नहीं है। अब हमने उससे कहा अब इन चारों को तुम एक सर्कल में अरेंज करो, और सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके मेरे को बताओ। ठीक है, इन चारों बंदों को एक सर्कल में अरेंज करो, और जितने डिफरेंट तरीके से तुम इन चारों को सर्कल में अरेंज कर पाओगे मेरे को बताना। अगर तुम्हारा जवाब सही होगा तो तुम सबको वापस लाया जाएगा। तो इसने बहुत मेहनत करी, इसने बढ़िया 4 कुर्सियां लगाई, ठीक है, और बोला तुम चारों जाके बैठ जाओ, मैं तब तक कुछ खा पी के आता हूँ। चारों बैठ गए, ए बी सी डी। ठीक है, उसने देखा, उसने कहा एक तरीका, फिर उसने कहा चलो मैं कुछ खा पी के आता हूँ, पोहा खा के आता हूँ, तुम दोनों चेंज हो जाओ, है ना। तो वो गया, तो तब पहले ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ऐसे बैठे थे। अगली बार वो फिर चला गया घूमने फिरने। अगली बार इन्होंने कहा अच्छा सर ने कहा है कि भाई चेंज हो जाओ, तो सब लोग उठे और अपनी अपनी सीट बदल ली। ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। चूंकि स्पेस था वो कहीं भी चला के घूमने, तो वो आके देखता है और भयंकर गाली बकता है सबको कि मैंने तुमसे कहा था उठ के बैठ जाना कहीं और, तुम लोग उठे ही नहीं। तो ये बड़े कंफ्यूज बच्चे, यार ये क्या हुआ, हम तो उठ के बैठ गए, तो सर तो कहे तुम चेंज ही नहीं हुए। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है? समझो, ये तो अपने हिसाब से ने सही काम किया, सर ने कहा था कि जाके अपनी सीटें बदल लो, तो ए यहां चला गया, बी यहां चला गया, सी यहां, डी यहां, तो बदल लिया। लेकिन जब इसने आके देखा तो इसको कुछ डिफरेंस लगा ही नहीं, है ना। बस तुम्हें ये चीज समझनी है। जरा सोचो, बिल्कुल स्पेस है, कुछ नहीं है आसपास, देखने के लिए कुछ है ही नहीं। पहले यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था। मैंने देखा तो भाई ए है, ए के राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, बी के राइट में सी है, लेफ्ट में ए है। फिर सब लोगों ने ऐसी पोजीशन पलट ली, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ। अभी भी जब मैं आके देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, ए के राइट में बी है, लेफ्ट में डी है, बी के राइट में सी है, लेफ्ट में ए है, तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। ये समझ में आया? और ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ध्यान देना, सब चीजें बात चल रही है स्पेस में। अगर सेम चीज मैं इस रूम में करूं तो तुम डिफरेंस पकड़ लोगे। जो ए यहां खड़ा करूं, बी यहां, सी यहां, डी यहां, और मैं चला जाऊं, और तुम उसको ऐसे रोटेट कर दो, मतलब ए यहां, बी यहां, सी यहां, डी यहां, तो मैं बता दूंगा कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन बदली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है, एक रेफरेंस पॉइंट है। पहले बोलूंगा पहले बोर्ड के बगल में ए खड़ा था, अब बोर्ड के बगल में डी आ गया है। लेकिन जब भी हम पीएनसी में बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट क्रिएटेड नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, वहां पर कुछ है ही नहीं। रो में अंतर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रो में जब तुम खड़ा करोगे तो ए बी सी डी, या ए को यहां, बी को यहां, सी को यहां, डी के यहां, तो अंतर दिख जाएगा ना। पहले स्टार्टिंग ए से हो रहा था, अब स्टार्टिंग डी से हो रहा है। थोड़ा सा मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट में समझना, ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट सब सेम है, ऑल आर सेम। इस चीज को फील करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम किसी भी अरेंजमेंट को सेम या डिफरेंट कैसे कहेंगे? पहले ए के राइट में बी था, यहाँ भी ए के राइट में बी है। पहले बी के राइट में सी था, यहाँ भी बी के राइट में सी है। पहले सी के राइट में डी था, अभी भी वही है। हर जगह सेम ही तो हो रहा है, मीन्स यहाँ कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। तो इन सब अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे? सेम कहेंगे। मीन्स अगर किसी भी सर्कुलर अरेंजमेंट तुम चीजों को ऐसे 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 घुमाते रहो तो कोई भी नया अरेंजमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो मैं तो बोलो, चलो थोड़ा सा पहला कंसेप्ट। तो अब इसको ये दिक्कत समझ में आ गई कि अच्छा भाई ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो मैं गिनना कहां से स्टार्ट करूं पता ही नहीं है। तो इसने क्या कहा, इसने ए को बुलाया,
बोला तुम जाके पहले तो कहीं भी बैठ जाओ। तो सबसे पहले ए को इन 4 जगह पर बिठाने के, जो कि सर्कल में रखी हैं सीटें, एक तरीका। सोचो जरा, बिल्कुल स्पेस में 4 सीटें मैंने सर्कुलर में रख दी। मैंने ए से बोला जाके कहीं भी बैठ जाओ। मान लो पहले इस वाली सीट पे जाके बैठा, मैंने देखा अच्छा एक तरीका है, फिर मैं चला गया, फिर ए उठ के इस वाली सीट में जाके बैठ गया, फिर मैं आया, तो क्या मैं बता पाऊंगा कि उसने अपनी सीट चेंज करी कि नहीं करी? कुछ भी नहीं है आसपास। रो में सोचो ऐसा नहीं होता। रो में अगर मैंने 4 सीटें लगाई होती और ए यहां बैठा होता तो वो अलग होता, यहां बैठा होता तो अलग होता, मुझे दिखता कि भाई एक सीट यहां खाली बची है। बट सर्कल में अगर ए पहले यहां बैठा और फिर यहां बैठा, हम डिफरेंस तो बता ही नहीं पाएंगे। ये चीज क्लिक नहीं करती। इजला कि सर्कल में पहले बंदे को बिठाने के हमेशा एक तरीका होगा। सर्कल में फर्स्ट पर्सन को बिठाने का एक तरीका। बस इस चीज को समझो। सच में आया नहीं आया? नहीं आएगा। तो इसने क्या कहा कि ए जाके तुम कहीं भी बैठ जाओ, तो इसने कहा ए को बैठने का एक तरीका। अब ए जहां भी बैठे वहां से लाइन से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सीटों की नंबरिंग कर दो, 1 2 3। अब तुमने चुपके से सीटों की नंबरिंग कर दी। अब तुमने बोला बी सी और डी को अब तुम तीनों जाके बैठ जाओ। और अब सोचो चूंकि सीटों में नंबरिंग हो चुकी है, तो बी यहां, सी यहां, डी यहां, या बी यहां, सी यहां, डी यहां, अब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो बाकी तीनों को बिठाने का इफेक्ट पढ़ाया। तो बोलो, बिल्कुल नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है क्या? चलो, ये हमने बेसिकली 2 चीजें सीखी मेनली। पहला, कि सर्कल में तुम अगर अरेंजमेंट को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सारे अरेंजमेंट कैसे होंगे? सेम। पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे पहला बंदा जो जाके सर्कल में बैठेगा, उसको बैठने के अगर एन सीटें अगर हैं, तो भी उसको बिठाने का एक ही तरीका होगा। ये 2 चीजें क्लियर है? देखो ये 2 चीजें नहीं आई तो आगे कुछ नहीं आएगा। वो बताया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एन लोगों को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके? देखो नहीं तो लास्ट में तो हम रट ही लेंगे। एन लोगों को सर्कल में फिट कराने के n-1 फैक्टोरियल वेज होंगे। इसको सोचने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास 6 दोस्त होते और मुझे पता करना होता कि इन 6 को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके, तो दिक्कत क्या है कि मेरे पास यहाँ कोई भी रेफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, ए को बोलूंगा भाई जाके तू कहीं भी बैठ जा। वो बैठ गया, और जहां भी वो बैठा वहां से सीटों की नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। अब बाकी 5 को भेजो। तो बाकी 5 को बिठाने का 5। अगर ये आया तो ठीक, नहीं तो रट लो कि एन लोगों को सर्कल में बिठाने के n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं। सभी यही करते हैं, ठीक है ना? तो एन लोगों को रो में बिठाने के कितने तरीके होते हैं? n फैक्टोरियल। बट सर्कल में बिठाने के कितने होंगे? n-1 फैक्टोरियल। मैं आना कुछ तो बोले यार। है पक्का? ठीक है। तो 5 लोगों को, A B C D E, 5 लोगों को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके होंगे? 4 पेटल मतलब कितने वेज होंगे? 24 होंगे, नहीं होंगे? तो बोलो इन 24 में बताना
क्या ये केस और ये केस सेम है? मतलब क्या ये दोनों केस इन 24 में होंगे क्या? क्या ये दोनों केसेस इन 24 केसेस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? इनमें से एक होगा। एक होगा, क्यों? दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, सेम है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस ऐसे रोटेट कर दिया, वही तो बना है। कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा ना इस वाले अरेंजमेंट और इस वाले अरेंजमेंट में। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों केसेस तुम्हारे कैसे हैं? सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बोलो कुछ तो। अगर ए बी सी डी ई को ऐसे बिठाया जाए तो क्या ये दोनों केस सेम है कि डिफरेंट है? क्या ये दोनों केस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है? सेम है? जो राम, काम, घनश्याम, एक और कुछ ले लो, परशुराम। ठीक है? राम श्याम घनश्याम परशुराम। और दूसरे में काम, श्याम, घनश्याम, परशुराम। क्या ये दोनों केसेस सेम है कि अलग है? राम, श्याम, घनश्याम, परशुराम। राम, श्याम, घनश्याम, परशुराम। सेम है कि अलग है? तुम आए, तुम यहां देख रहे हो, राम के राइट में कौन बैठा है? श्याम। राम के लेफ्ट में कौन बैठा है? परशुराम। यहां पर राम, श्याम, घनश्याम, परशुराम, तो राम के लेफ्ट में कौन है? श्याम। राम के राइट में कौन है? परशुराम। उसमें राम के राइट में श्याम था, इसमें राम के लेफ्ट में श्याम है। अलग है कि नहीं है ना? मीन्स दीज टू अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। और ये क्या है? क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। ये इसी का क्या है? एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। मीन्स इन n-1 वेज में, शांत जाओ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are considered as different, are considered as different. इसमें है ना, ये और ये अंतर क्या है? यहाँ ए के राइट में ई है, यहाँ ए के लेफ्ट में ई है। हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना चीजों को? नहीं आया। मीन्स अगर तुम किसी अरेंजमेंट को सीधा ऐसे रोटेट कर रहे हो तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। हाँ, बट एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को तुमने अगर एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दिया तो बिल्कुल डिफरेंट अरेंजमेंट क्रिएट होगा। ठीक है? और सर्कल में बिठाने के लिए क्या करते हैं? पहले एक किसी एक बंदे को भेज दो, उसको बिठाने का एक तरीका। जैसे वो बैठा, रेफरेंस क्रिएट हो गया, तो अब क्वेश्चन सिंपली किसका हो जाएगा? रो का। क्योंकि अब तुमने सीटों में नंबरिंग कर दी होगी। वो बताया, बाकी तो बहुत आसान है। क्या हो, नहीं आ रहा क्या? तुम लोग ज्यादा जल्दी होता है क्या? ये समझ में आता नहीं आता ये सब? हो गया? नहीं, चलो, चल आगे। और नाम क्या है? हाँ? हाँ? प्रदीप? बड़ी बड़ी सांस क्यों ले रहे हो? कौन स्कूल से हो? हाँ? क्या हो रहा है? मतलब पहले थे कि अभी हो? पहले भी उसमें था, अभी भी उसमें हो? सुबह का तारा?
तुम जानते हो प्रमोद सर को? प्रमोद सर। हाँ, अच्छा सर। क्या हो गया? वे तो खुश क्यों रहते यार? अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा। उनसे बोल दो तुम्हें फेल कर दे। उनसे बोले तुम्हें फेल कर दे। नहीं बोलना। हाँ, बस कर नहीं बोल दे। हाँ, तभी तो फेल कर देंगे ना, पेपर नहीं दिया तो। चलो, मैं कर रहा हूँ, बढ़िया है, हंसते रहो। पढ़ा दो ना। बाकी सब तो मेरे को दुखी दुखी दिखते हैं, बस वही हंसता है। चलो, आराम से। बस। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 8 बच्चे हैं। चलो 6 लोग हैं। आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। 6 लोगों को हमें सर्कल में अरेंज करना है। बस। पहला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी अरेंज करो चलेगा। तो 6 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के, n लोगों को सर्कल में अरेंज करने के n-1 का फैक्टोरियल। तो 6 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के फैक्टोरियल। या तो ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि सबसे पहले तुमने P1 को भेजा और P1 से कहा तुम कहीं भी जाके बैठ जाओ। तो P1 को कहीं भी जाके बैठने का एक तरीका। अब एक बार P1 बैठ गया, तो बाकी जो बची 5 सीटें हैं उसमें नंबरिंग कर दो। तो बाकी जो 5 लोग जाएंगे उनको बिठाने का 5 फैक्टोरियल। या है तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूला रट लो, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। अगला, मान लो था P1 P2 wants to sit together. P1 P2 wants to sit together. P1 P2 को साथ में रहना है, क्या करें? बिल्कुल, P1 P2 को मान दे। बचे कौन से? P3 P4 P5 और P6। आना कुछ तो बोलो। तो कितनी एंटिटीज है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 और 5। 5 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 4 फैक्टर, एक कम फैक्टोरियल। अब जिनको तुमने बांधा था वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते थे, इंटू 2 फैक्टोरियल। नहीं आया? नहीं आया क्या? हो गया। P1 P2 को साथ में रहना था, उनको बांध दिया। 4 और एक एंटिटी 5, 5 एंटिटीज को सर्कल में अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल, जिनको बांधा था उनको आपस में अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। नहीं आ रहा क्या? बस। मान लग रहा था P1 P2 doesn't want to sit together. P1 P2 doesn't want to sit together. क्या करते? तो टोटल केसेस में से वो वाले केस सेपरेट कर दो जब P1 P2 साथ में बैठे हो। बोलो है ना? टोटल केसेस में से वो केस सेपरेट कर दो जब P1 P2 साथ में बैठे हो। या दूसरा तरीका देखना, या तो जिनको हमें साथ में नहीं बिठाना होता था उनके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? गैप मेथड। गैप मेथड क्या कहता है? जिनको साथ में नहीं बिठाना उनको कुछ देर के लिए भगा दो। बचे कौन से? P3 P4 P5 और P6। तो P3 P4 P5 P6 को सर्कल में बिठाने के फैक्टोरियल। अब सोचो, P3 P4 P5 और P6 सर्कल में बैठ चुके होंगे। अब अगर हमें P1 P2 को साथ में नहीं बिठाना तो क्या करूं? कितने गैप्स हैं? रो में याद करो, 4 लोगों के बीच में कितने गैप होते थे? 5। बट सर्कल में 4 लोगों के बीच में कितने गैप होंगे? तो 4 में से हमें कितने गैप चाहिए? और उसमें क्या करो? P1 P2 को
नहीं आया। कुछ तो बोल दो। पक्का? सच में आया? गैप मेथड आया? जैसे गैप मेथड उसमें लगाते थे, सेम टू सेम यहाँ भी कर सकते हैं। जिनको साथ में नहीं रखना उनको भगा दो, बाकियों को बिठाओ। उनके बीच में गैप कितने हैं? दो लोगों के लिए दो गैप सेलेक्ट किया, उसमें उनको अरेंज कर दिया। सिंपल है, आ रहा होगा। नया कुछ नहीं है, नया बस इतना है कि सर्कल में अरेंज करना हो तो तुम n-1 फैक्टोरियल यूज करोगे, बस इतना नया है। आगे, P1 should set just right to P2। बात कम करो। P1 P2 का राइट हैंड है, P1 को P2 के राइट में बैठना है, तो उसका राइट हैंड है। कितने तरीके? P1 को P2 के जस्ट राइट में बिठाना है, तो P1 को P2 के जस्ट राइट में बिठाना है। मान दे बच्चे P3 P4 P5 और P6। तो इन 5 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल और कुछ। अब इनको हम अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने इनको अरेंज कर दिया तो P2 यहां आ जाएगा, P1 यहां आ जाएगा, फिर P1 P2 के कहां जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना। तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका ऐसे ही रहेगा। और होगा, सिंपल है। एग्जैक्टली 1 person should sit between P1 and P2। एग्जैक्टली एक बंदा P1 और P2 के बीच में बैठना चाहिए। कैसे करोगे? एक बंदा P1 और P2 के बीच में बैठना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठेगा कि वो कौन सा बंदा है जो P1 और P2 के बीच में बैठेगा? कुर्सी 1। एक बंदा सिलेक्ट किया, उसको इन दोनों के बीच में रख दिया, और फिर तीनों को बांध दो। अब हमें ये तीनों साथ में चाहिए ना। P1 P2 के बीच में एक बंदा सेलेक्ट किया, कुर्सी 1, इन तीनों को बांध दो। बचे 3, ये बंद गए, 3 और बचे। तो कितनी एंटिटी हो गई? 4। 4 एंटिटी को तुम्हें किस में अरेंज करना है? सर्कल में। तो 4 एंटिटी को सर्कल में अरेंज करने का फैक्टोरियल है ना। अब जिनको तुमने बांधा था उनको आपस में अरेंज करोगे, उनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके? क्वेश्चन में आया कि इन 3 को अरेंज करने के सिर्फ 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, क्योंकि बीच वाला बंदा तो यहीं बैठेगा। हाँ, P1 यहां और P2 यहां स्विच कर सकते हैं। ये बंदा तो बीच में बैठना चाहिए ना, तो ये और यही तो सिर्फ स्विच कर पाएंगे। क्या तो सोच पा रहे होगे? पक्का ना? शांत। अगला था ना, P1 P2 P3 should sit alternately between P4 P5 P6। बस आराम से। बस अगला बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P1 P2 P3 should sit
ऑल्टरनेटली बिटवीन P4 P5 P6। मतलब समझ में पहले जैसे P1 है, फिर एक बंदा, फिर P2, फिर एक बंदा, फिर P3। ऑल्टरनेट ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब P1 फिर एक बंदा छोड़ के P2 या P3 में से कोई एक, फिर एक बंदा छोड़ के P1 या P3 में से कोई एक। क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, तो पहले P1 P2 P3 को हटा दे, तो P1 P2 P3 को हटाते तो P4 P5 P6 को बिठा दे। तो P4 P5 P6 को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके? टू फैक्टर। तो P4 P5 और P6 बैठ चुके होंगे। अब P1 P2 P3 को बुलाओ, तो P1 P2 P3 को बुलाते तो उनको सोचो इन तीन गैप्स में ही बनना है, अभी ऑटोमेटिकली वो अल्टरनेट आएंगे। तो P1 P2 P3 को इन तीन गैप्स में बिठाने के, इन तीन गैप्स में बिठाने के कितने तरीके? क्या? P1 P2 P3 को है ना, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जरूरी नहीं फॉलो, ऐसे P1 P2 P3 आपस में ऑल्टरनेट आने चाहिए। तो इन तीनों को बिठाने के कितने तरीके? कितने? एक तरीका, दो तरीके, कितने तरीके बोलो? P1 P2 P3 को इन तीन जगह पे जो एक सर्कल में बिठाने के कितने तरीके? सर्कल में है। हाँ इफेक्ट है, तो सर्कल में है ना, टू फैक्टल नहीं आएगा। गौर करना, जब तुम P1 P2 P3 को बिठाने जाओगे तब तक P4 P5 P6 बैठ चुके हैं। अगर सर्कल में एक भी बंदा जाके बैठ चुका है तो रेफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो फिर वो क्वेश्चन सर्कल का नहीं बचेगा, वो क्वेश्चन किसका हो जाएगा? रो का। समझे ना? जब पहली बारी में किसी को तुम सर्कल में बिठाने जाते हो तब जाके इफेक्ट आता है n-1 फैक्टोरियल का। अगर कुछ बंदे पहले से ही यहां बैठे हुए हैं, अब जरा सोचो P1 यहां, P2 यहां, P3 यहां, और इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं P1 यहां, P2 यहां, P3 यहां, क्या हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे? बता देंगे ना, क्योंकि अब पहले से ही यहां रेफरेंस क्रिएट हो गया है। तो सिंपली क्वेश्चन किसका हो गया? रो का। तो तीन लोगों को तीन जगह बिठाने का फैक्टोरियल। यहां कुछ तो बोलो, ये लॉजिक आया? अगला बताना। Number of arrangements in which no two arrangements in which no two arrangements in no two arrangements all shall have same neighbor, all shall have same neighbor. Number of arrangements in which no two arrangement all shall have the same neighbors. थोड़ा ही अटपटा है, मतलब किन्हीं भी दो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें किन्हीं भी दो अरेंजमेंट में सबके नेबर सेम ना हो। मीन्स यहां जो ए बी सी डी के नेबर थे सेम टू सेम वही के वही नेबर्स यस वाले अरेंजमेंट में ना हो। उल्टा सोचो, दो अरेंजमेंट मेरे को बताओ, जैसे एक अरेंजमेंट हुआ ए बी सी डी ई, एक और अरेंजमेंट मेरे को बताओ जिसमें सबके नेबर सेम बने रहेंगे और वो एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो।
सोच पा रहे हो? इसी का एक डिफरेंट अरेंजमेंट जिसमें सबके नेबर सेम बने हैं, वो इसी का एंटी क्लॉकवाइज वाला होगा। यहाँ ए और बी, ए का नेबर ई और बी है, यहाँ भी ई और बी है। यहाँ बी के नेबर ए और सी, यहाँ भी ए और सी का डी और बी, सी का डी और बी। तो सबके नेबर सेम बने रहें और अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो जाए, ऐसा कब होगा? जब एक क्लॉकवाइज वाला लो और दूसरा तुम कौन सा ले लो? एंटी क्लॉकवाइज वाला। इसमें ये लॉजिक है नहीं आया। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? इसके अलावा इसका और कोई तीसरा अरेंजमेंट जिसमें सबके नेबर सेम बने रहे? समझ आ रहा है? मीन्स इन 5 लोगों को अगर तुम सर्कल में अरेंज करते तो टोटल कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते 5 लोगों को अरेंज करने के? टोटल मतलब 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलते? मिलते नहीं मिलते? इसमें एक ये होता तो उसका एंटी क्लॉकवाइज ये होता, एक ये होता तो एक इसी का एंटी क्लॉकवाइज ये होता। अगर सोचो तुम 12 अरेंजमेंट क्लॉकवाइज वाले करोगे तो मैं 12 अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज वाले बना सकता हूं, और इसमें सबके नेबर सेम है, इसमें और इसमें सबके नेबर सेम है। तो अगर मेरे को पता करना है कि मैं कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स ले सकता हूं जिसमें किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट में सबके नेबर सेम ना हो, तो क्यों ना मैं इन 12 को ले लूं। अगर मैं ये 12 अरेंजमेंट्स अगर सिलेक्ट करता तो इन 12 में किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट में सबके नेबर सेम नहीं है। ये नहीं आया होगा, नहीं है ना? समझो, 5 लोगों को अरेंज करने के टोटल कितने तरीके थे? 4 पेटल, मतलब कितने अरेंजमेंट? 24। मानते हो? उन 24 में एक अरेंजमेंट ये था, मैंने कहा एक इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला होता, एक ये था, एक इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला होता, एक और कोई होता तो दूसरा उसका एंटी क्लॉकवाइज होता। ऐसे 12 क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट होते, 12 एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट होते। अब इन 24 में से मैं कितने अरेंजमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं जिनमें किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट में सबके नेबर सेम नहीं है? मैं कह रहा हूं ये 12 अरेंजमेंट तुम उठा लो, इन 12 में किन्हीं भी 2 के सारे नेबर सेम नहीं है, क्योंकि इसका नेबर सेम तो सेम इसके साथ होता ना, बट तुमने ये लिया तो ये तो लिया ही नहीं ना, ये लिया तो ये नहीं लिया, ये लिया तो ये नहीं लिया। तो इन 12 में क्या कोई ऐसे 2 अरेंजमेंट है क्या जिसमें सबके नेबर सेम है? नहीं है। अब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना? मतलब सिंपल सी बात है, नो टू अरेंजमेंट्स ऑल शैल हैव द सेम नेबर्स। तो सिंपली सारे क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट उठा लो, सारे क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट्स उठा लो, और टोटल अरेंजमेंट्स कितने लोग थे अपने पास? 6 थे क्या? 6 थे, कितने थे? 6 लोगों को सर्कल में उठाने के कितने होते? 5 फैक्टल तरीके। इन 5 फैक्टल में से आधे अरेंजमेंट क्लॉकवाइज के होते, आधे अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज के होते। तो सारे क्लॉकवाइज वाले उठा लो, इनमें से तुम किन्हीं भी 2 अरेंजमेंट को अगर चेक करोगे तो सबके नेबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का तुमने एंटी क्लॉकवाइज वाला तो लिया ही नहीं ना। तो ऊपर से आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना? रिवर्ट किया क्या? 6 लोग थे ना? 6 लोगों को सर्कल में उठाने का 5 फैक्टल प्लस आया। बेसिकली क्या है, सारे क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट्स अगर तुम उठा लोगे तो कोई भी 2 अरेंजमेंट तुम्हें ऐसा नहीं मिलेंगे जिसमें सबके नेबर सेम होंगे।
आगे हटा दो इसको, पक्का? चलो बात नहीं करो, ठीक है? अब लिखना बस। मान लो तुम, ठीक है, नेकलेस बनाते हो, हमारी ज्वेलरी की दुकान है, ठीक है, ज्वेलरी की दुकान है। मैं तुम्हारे पास 4 डायमंड लेके गया, मैंने तुमसे बोला भाई मेरे को एक नेकलेस बना के दे दो, और जितने तुम नेकलेस बनाओगे तो मेरे से भाई 1,000 रुपये लेते रहना, ठीक है ना? तो मैं गया, अगले दिन मैं आया, तो तुमने मेरे को ये नेकलेस दिखाया कि सर देखो ये मैंने बना दिया। मैंने कहा बढ़िया बनाया है, लो 1,000 रुपये। मज़ा नहीं आया, दूसरा बनाओ। तो तुमने सर्कुलर परमुटेशन की क्लास ली थी, तो तुम्हें पता था कि अगर तुम इसको जस्ट ऐसे कर दोगे सर पकड़ लेंगे, कि सर को तो आता है। तो एक ने नहीं पढ़ी थी, उसने ऐसा कर दिया, उसमें तो बहुत मार पड़ी। पर तुमने पढ़ी थी, बट आधी अधूरी पढ़ी थी। तो तुमने कहा था, सर ने बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज रख दो तो डिफरेंट अरेंजमेंट बनता है, 1,000 रुपये और मिल जाएंगे। खुशी। अगले दिन मैं आया, तुमने दिखाया देखो सर मैंने कितनी मेहनत की रात भर, और नया नेकलेस बना के दिया आपके लिए, ठीक है। लेकिन जब इस वाले नेकलेस को तुम उठा के ऐसे पलट के रखते, सेम यही बनता, और सेम यही हाथ फिर तुम्हारे गाल में पड़ता। इसमें क्या हुआ? मीन्स अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में चीजों को अरेंज करने को एक डिफरेंट तरीके से काउंट करते थे। ये काम करने का अलग तरीका, ये काम करने का अलग तरीका। बट नेकलेस के केस में सोचो, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या डिफरेंट होंगे क्या? क्योंकि इसी चीज को जब तुम ऐसे पलट के देखोगे तो सेम दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेकलेस वाले केसेस होंगे, या फिर जिसमें फूल माला बनानी है, गार्लैंड वाले केसेस होंगे, इन सब केसेस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड सेम। पिछला मैंने क्या बोला कि अगर तुम नेकलेस बना रहे हो 5 चीजों से, तो उस केस में फिर तुम क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट नहीं कह सकते। क्योंकि मान लो मैंने 5 तुम्हें मोतियां दी, इन 5 मोतियों से तुमने मान लो ये नेकलेस बनाया, और अगली बार तुमने क्या किया, इन्हीं 5 मोतियों को एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर दिया। तुम्हें पता है 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करने के 4 फैक्टल वेज होते होते नहीं होते। और इन 4 फैक्टल वेज में क्लॉकवाइज वाले कितने होते हैं? 12। और एंटी क्लॉकवाइज वाले भी कितने होते हैं? 12। लेकिन ये नेकलेस और ये नेकलेस बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको जब तुम ऐसे पलट के रखोगे तो यही तो बनेगा। मीन्स इस बार 5 मोतियों से एक नेकलेस बनाने के टोटल 24 तरीके ना होके सिर्फ 12 तरीके होंगे। नहीं आया? मीन्स n आइटम्स का यूज करके नेकलेस फॉर्म करने के कितने तरीके होंगे? n-1 फैक्टोरियल बाई 2। पिछला बाई 2 क्यों आया? क्योंकि अब नेकलेस और गार्लैंड के केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों भी तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? सेम ही हो जाएंगे। लोगों में ये दिक्कत नहीं आ रही थी जब हम 4 जैसे 5 लोगों को मैंने बिठाया, A B C D E, और इनको मैंने अब उल्टे ऑर्डर में बिठाया A B C D E। तो एक बार तुमने इनको देखा, एक बार तुमने इनको देखा, तो इन दोनों को हम डिफरेंट ही कहेंगे, क्योंकि इन लोगों को तुम ऐसे उठा के पलट के थोड़ी देख लोगे। लेकिन नेकलेस तो तुम उठा के ऐसे देख सकते हो ना। समझ में आ रहा है?
लोगों में ऐसा नहीं हुआ था, नहीं आ रहा क्या? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा यार? तो नेकलेस और गार्लैंड के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बाय 2 लेंगे। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले डिफरेंट ना होकर कैसे हो जाएंगे, सेम। बस शांत। है पक्का? चलो, बात नहीं करो और लिखना। सेवन कलर बीड्स। शांत। बात कम करो। नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स which can be formed। बात कम करो यार। मैंने तुम्हें 7 डिफरेंट कलर की बीड्स दी और उनका यूज करके तुम्हें एक गार्लैंड फॉर्म करना है, ठीक है? तो पहला केस, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो कोई अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो तुम कितने डिफरेंट गार्लैंड्स बना सकते हो? तो 7 बीड्स को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6 फैक्टर। लेकिन चूंकि गार्लैंड का केस है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे, सेम। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाय 2 और करना पड़ेगा। है क्या? बोलो यार कुछ तो। बस वॉयलेट एंड इंडिगो शुड बी टुगेदर। वॉयलेट और इंडिगो दोनों बगल बगल में होने चाहिए। क्या करोगे? क्या करोगे? वॉयलेट और इंडिगो बांध दे। बचे कितने? 5 और 5 और एक एंटिटी 6। तो 6 एंटिटी को सर्कल में अरेंज करने का पाइपेटल, है ना? और कुछ? वी और आई को आपस में अरेंज करने का 2 फैक्टल। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो हो जाएंगे बाय 2। चला, वी और आई को बांधा, फिर वी और आई को आपस में अरेंज करते, और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो आए थे, हमें एक ही लेना है तो बाय 2। सच में आ रहा है तुम लोग सब? चलो शांत। वॉयलेट इंडिगो ग्रीन, no two of them should come together। no two of them। बस बात नहीं करो यार। शांत। no two of them should come together। वॉयलेट इंडिगो ग्रीन, इनमें से कोई भी दो कलर बगल बगल में नहीं आने चाहिए। क्या करोगे? तो इनको गैप में भर देंगे। तो पहले वॉयलेट इंडिगो ग्रीन को हटा दो, बचे जो 4 कलर है उनको सर्कल में अरेंज कर दो। बोलो। कर दिया। अब इन तीनों के लिए कितने गैप्स हैं? 4 लोग सर्कल में हैं, तो 4 लोग सर्कल में होने के लिए कितने गैप्स होंगे? 4। हमें कितने गैप्स चाहिए? 3। 4 में से 3 गैप
स्प्लिट करें, 3 फैक्टोरियल की 2 फैक्टोरियल, 3 की 2, इन तीनों को इन 3 जगह बिठाने का 3 फैक्टोरियल। लेकिन चूंकि गारलैंड का केस है, 2 सबको आ रहा है। आराम से, बात नहीं। वॉयलेट के जस्ट राइट में इंडिगो आना चाहिए, वॉयलेट के जस्ट राइट में इंडिगो कलर का बीड आना चाहिए। बताओ चलो क्या आएगा आंसर। वॉयलेट के जस्ट राइट में इंडिगो आना चाहिए। इन दोनों को मान दोगे, बोलो यही करोगे। 5 और एक एंटिटी 6, एंटिटी को सर्कल में अरेंज करने का कैपिटल है ना। इन दोनों को तुमने बांधा है, उनको अरेंज करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। और कुछ, और कुछ भाई, तो होगा नहीं होगा? I2 होगा कि नहीं होगा? I2 नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोचो हम बाई टू क्यों करते थे, जब हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एलिमेंट आ जाए, जैसे वॉलेट के जस्ट राइट में इंडिगो, बस इन 5 फैक्टोरियल में यह केस एक बार आया होगा। हम बाई टू कब करते थे? जब अगर ये केस भी आ जाए और इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला केस भी अगर आ जाता, तो फिर हमें आधे लेने के लिए बाई टू करना पड़ता। बट क्या इस 5 फैक्टोरियल में क्या ये दोनों केसेस आए होंगे? हमने सोचो इंडिगो को वॉलेट के राइट में ही रखा है, बट यहां देखो इंडिगो वॉलेट के कहां है, लेफ्ट में। तो ये केस सोचो इस 5 फैक्टोरियल में वैसे भी नहीं आया है, और जब ये केस इसमें आया ही नहीं है तो फिर बाय टू करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये आंसर होगा, नहीं आया होगा। समझो हम लोग बाय टू करते क्यों थे, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट नेकलेस या गार्लैंड के केस में आ जाए तो हम बाय टू करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो तुमने 5 फैक्टोरियल लिखा, इसमें इंडिगो को तुमने वॉलेट के राइट में रखा, तो ये केस इसमें पक्का आया होगा। क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला वर्जन क्या इसमें आया था क्या? यहां तुमने हमेशा इंडिगो को वॉलेट के राइट में रखा है ना, बट ये केस कब आता, जब इंडिगो को तुम वॉलेट के लेफ्ट में रखते। ये केस तो वैसे भी इसमें नहीं आया ना, और अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज वाला वर्जन आया ही नहीं तो बाय टू करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा यार, आया पक्का? ठीक है, कर लोगे है ना बुकलेट? टाइम कितना, 3:30 है, 3:45 होता है? शांत। DCT 5, बस DCT 5 कर लेना 18 तक है ना। DCT 5 1 से लेके कितना बोला मैं, 18 बोला क्या? नहीं 28 तक, सॉरी, 1 से लेके 28 तक।
28 तक ना? ट्वेंटी एट तक कर लोगे ना? कर लोगे ना भाई? कल मिलते हैं ना?